नमस्कार, बेबस विपक्ष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। देखिए, विपक्ष की बेबसी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हर दिन एक नया ड्रामा। कभी पटना में आरजेडी की बड़ी बैठक को लेकर मंथन चल रहा है, तो कभी बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को लेकर विपक्ष बौखलाया हुआ दिखता है। नीट छात्रा मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश में विपक्ष खुद अपने पुराने रिकॉर्ड के चलते सवालों में घिरता नजर आ रहा है। वहीं बिहार चुनाव में मिली करारी हार का असर अब यूपी तक पहुंच चुका है, जहां अखिलेश यादव को अपना परंपरागत वोट बैंक खिसकने का डर सताने लगा है। कुल मिलाकर विपक्ष रोज नए मुद्दों और आरोपों के साथ सामने तो आ रहा है, लेकिन मंथन और बयानबाजी के बावजूद उसे कोई ठोस दिशा मिलती नजर नहीं आ रही। तो क्या कुछ हुआ है, उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। आरजेडी की 25 जनवरी की बैठक पर टिकी निगाहें। तेजस्वी यादव को मिल सकती है पार्टी की कमान। नितिन नवीन बने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। परिवारवाद को लेकर आरजेडी का हमला। पटना नीट छात्र केस पर सियासत गर्म। मनोज झा के आरोपों पर सरकार का पलटवार। बिहार हार का यूपी में असर। मुस्लिम वोट खिसकने के डर से सपा में मंथन तेज। सबसे पहले बात करते हैं 25 जनवरी की बैठक की। 25 जनवरी को पटना में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पार्टी के शीर्ष नेता, वरिष्ठ पदाधिकारी और कई राज्यों से आए प्रतिनिधि शामिल होंगे। आरजेडी के बैठक का मकसद सिर्फ संगठन की स्थिति की समीक्षा करना नहीं है, बल्कि ये तय करना है कि आने वाले समय में पार्टी किस दिशा में आगे बढ़ेगी। पार्टी के अंदर ये महसूस किया जा रहा है कि अब पुराने तरीकों से काम नहीं चलेगा और संगठन में बड़े बदलाव की जरूरत है। और इसी कारण इस बैठक को भविष्य की रणनीति तय करने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में सबसे बड़ा मुद्दा तेजस्वी यादव की भूमिका को लेकर हो सकता है। चर्चा है कि उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो पार्टी के लगभग सभी बड़े फैसले लेने की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के हाथों में आ जाएगी। और इसका सीधा कारण पार्टी सुप्रीमो लालू यादव की बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य बताया जा रहा है। लालू यादव लंबे समय से सक्रिय राजनीति में पूरी तरह शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में पार्टी को चलाने की जिम्मेदारी किसी युवा और सक्रिय नेता को सौंपना जरूरी माना जा रहा है। तेजस्वी यादव को लालू यादव का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता है, इसीलिए पार्टी में ये सोच मजबूत हो रही है कि अब उन्हें पूरी कमान दी जाए। हालांकि तेजस्वी यादव के लिए यह रास्ता आसान नहीं होने वाला। चुनाव में मिली हार ने उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल खड़े कर दिए। पार्टी के अंदर कई नेता और कार्यकर्ता इस बात को लेकर चिंता में हैं कि आखिर कहां चूक हुई और आगे कैसे सुधार किया जाए। तेजस्वी यादव खुद भी इस हार के बाद आत्ममंथन कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता उनसे क्यों दूर हो गई। तो जानते हैं कि सिर्फ पद मिलने से पार्टी मजबूत नहीं होगी, बल्कि जमीन पर संगठन को फिर से खड़ा करना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें पुराने नेताओं को साथ लेकर चलना होगा और युवा कार्यकर्ताओं को भी भरोसे में लेना होगा। इसके अलावा तेजस्वी यादव को पार्टी के अंदर मौजूद गुटबाजी, असंतोष और नाराज नेताओं की समस्याओं से भी निपटना पड़ सकता है। ऐसे में तेजस्वी के सामने सबसे बड़ी चुनौती सभी को साथ लेकर चलने की होगी। वो फिलहाल पार्टी को नए तरीके से तैयार करने में जुटे हुए हैं। संगठन को मजबूत करने, युवाओं और पिछड़े वर्ग को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कितना सफल होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। कुल मिलाकर 25 जनवरी की ये बैठक आरजेडी के लिए एक नया मोड़ साबित हो सकती है, जहां से पार्टी या तो नई मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी या फिर चुनौतियों में और उलझती चली जाएगी। बात करते हैं अगली खबर की। नितिन नवीन औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। उन्होंने जेपी नड्डा की जगह ली है। उनके अध्यक्ष बनने के साथ ही बीजेपी के लिए एक नए दौर की शुरुआत मानी जा रही है, क्योंकि पार्टी इस समय देश की राजनीति में अपनी पकड़ को और मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। नितिन नवीन को संगठन और चुनावी राजनीति का अच्छा अनुभव है, जाना जाता है। खासकर बिहार में उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। ऐसे में उनके अध्यक्ष बनने के बाद ये साफ है कि बीजेपी संगठन को और ज्यादा सक्रिय, अनुशासित और चुनावी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्षी दल आरजेडी ने इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है, यानी कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ही आरजेडी में बौखलाहट आ गई है।
उनके प्रवक्ता एजाज अहमद ने परिवारवाद का मुद्दा उठाते हुए बीजेपी को घेरा है। उनका कहना है कि बीजेपी सिर्फ दिखावे के लिए परिवारवाद के खिलाफ बोलती है, जबकि असल में खुद उसी रास्ते पर चल रही है। आरजेडी का आरोप है कि आरएसएस ने मोदी और शाह पर दबाव बनाया था कि संघ की पसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और इसी दबाव से बचने के लिए नितिन नवीन का नाम आगे बढ़ाया गया। आरजेडी का कहना है कि बीजेपी को अब ये साफ करना चाहिए कि वो परिवारवाद के खिलाफ है या उसी के अनुसार चल रही है। इस मुद्दे को इसलिए भी जोर शोर से उठा रही है क्योंकि नितिन नवीन के पिता नवीन सिन्हा बिहार में बीजेपी के विधायक रह चुके थे। उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ, उसमें नितिन नवीन ने जीत हासिल की और अब जब वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं तो इसे परिवारवाद से जोड़कर बीजेपी पर हमला कर रही है आरजेडी। हालांकि ये भी साफ नजर आता है कि ये मामला ज्यादा असर डालने वाला नहीं है। वजह यह है कि खुद विपक्ष, खासकर आरजेडी, लंबे समय से परिवारवाद की राजनीति का सबसे बड़ा एग्जाम्पल रही है। लालू यादव का परिवार लगातार राजनीति में सक्रिय रहा है, बेटे हों या बेटियां, और बीजेपी हमेशा इसी मुद्दे पर आरजेडी को घेरती आई है। ऐसे में जब वही दल अब परिवारवाद पर सवाल उठा रहा है तो उसकी बातों में दम कम ही नजर आता है। दूसरी ओर ये भी माना जा रहा है कि विपक्ष की ये बयानबाजी कहीं ना कहीं नितिन नवीन के काम और उनकी राजनीतिक क्षमता से डर को दिखाती है। नितिन नवीन को एक सख्त और जमीन से जुड़े नेता के रूप में देखा जाता है, इसलिए इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनके अध्यक्ष बनने से बीजेपी को नई ऊर्जा मिलेगी। ऐसे में विपक्ष की बौखलाहट स्वाभाविक मानी जा रही है और यही कारण है कि वो इस तरह के आरोप और बयान देकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बात करते हैं अगली खबर की। पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की जान चले जाने के मामले ने पूरे बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। उनका कहना है कि मामला किसी तरह से उलझा हुआ नहीं है, बल्कि एक ओपन एंड शट केस जैसा है। यानी मामला साफ है, लेकिन फिर भी सच्चाई सामने नहीं आ रही। मनोज झा ने सवाल उठाया कि आखिर कौन है जिसे बचाया जा रहा है और कौन इतना रसूखदार है कि कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा है। कहा है कि बड़े बड़े भाषण देते हैं लेकिन इस मामले पर एक शब्द नहीं बोले। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर सरकार सच में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर भरोसा करती है तो कम से कम बेटी की मौत पर चिंता तो दिखानी चाहिए। मनोज झा ने कहा कि देश और राज्य में बेटियों की सुरक्षा बड़ा मुद्दा होना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि ऐसे मामलों में सरकारें चुप्पी साध लेती है, ऐसा आरजेडी का कहना है। सांसद का कहना है कि नेता तेजस्वी यादव ने खुद कहा है कि मौजूदा सरकार को 100 दिन का समय दिया जाए। इसके बाद सरकार से सवाल जवाब शुरू होंगे और हर मुद्दे पर जवाब मांगा जाएगा। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अगर वो चाहे तो पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान हुए सैकड़ों मामले गिना सकते हैं जहां माताओं और बहनों पर अत्याचार हुआ। वहीं प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि आरजेडी को इन सब पर बोलने का अधिकार ही नहीं है। सरकार ने इस केस की गंभीरता को देखते हुए एक बड़े अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया है। मामले की जांच चल रही है, हर पहलू को ध्यान से देखा जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की गहन समीक्षा की जा रही है ताकि किसी भी तरह की सच्चाई दब ना जाए। इसके अलावा जिस डॉक्टर ने पहले बयान दिया था उसकी भूमिका और बयान की भी दोबारा जांच की जा रही है। मनोज झा ने कहा है कि जरूरी है कि पूरे मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच हो ताकि पीड़ित छात्रा को न्याय मिल सके। संजय सरावगी का भी यही कहना है, लेकिन उनका साफ कहना है कि आरजेडी इस तरह के बयान ना दे। यानी कि जहां विपक्ष एक और सरकार पर उंगली उठा रहा है वो अब खुद ही घिर गया, क्योंकि खुद के उनके शासन के दौरान वो जंगल राज का वो काल था, वो दौर था जो भुलाया नहीं जा सकता। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार चुनाव में विपक्ष की करारी हार ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है और इसका सबसे ज्यादा असर समाजवादी पार्टी पर दिखाई दे रहा है। 2027 के चुनाव से पहले सपा के भीतर चिंता का माहौल है। यूपी में चुनाव होने हैं क्योंकि पार्टी को डर है कि उसका परंपरागत वोट बैंक कहीं खिसक ना जाए और इसी वजह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में सांसदों की अहम बैठक बुलाई, जिसमें पंचायत चुनाव और संगठन की मजबूती के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद की बढ़ती राजनीतिक सक्रियता पर खास चर्चा हुई। महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव और बिहार के नतीजों ने सपा को बैकफुट पर ला दिया है, क्योंकि मुंबई में जहां कभी सपा की मुस्लिम वोट बैंकों में मजबूत पकड़ थी, वहां ओवैसी की पार्टी AIMIM ने उसे पीछे छोड़ दिया और बिहार में भी ओवैसी ने मुस्लिम वोटों पर अपनी पकड़ बनाए रखी।
इससे सपा को ये साफ संकेत मिला है कि मुस्लिम वोट अब एक तरफा नहीं रहा, और अगर यही रुझान उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला तो पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बिहार में भी मुंह की खानी पड़ी थी। और यही डर अखिलेश यादव को भी अब सता रहा है, क्योंकि यूपी में भी 2027 में विधानसभा चुनाव है। इसी कारण सपा अब रणनीति बदलने, संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि उनकी ये कोशिश कितनी काम आएगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल उनका डर सिर चढ़कर बोल रहा है। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में विपक्ष की सक्रियता और रोजाना नई बयानबाजी के बीच साफ दिख रहा है कि उसकी बेबसी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हर मुद्दे पर उंगली उठाने के बावजूद उसे अपने अंदरूनी संकट और कमजोरियों से जूझना पड़ रहा है। पटना से लेकर यूपी तक उसका डर और असमंजस साफ नजर आता है। फिलहाल विपक्ष मंथन और रणनीति बनाने में तो लगा हुआ है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या विपक्ष इस बेचैनी से बाहर निकलकर खुद को संभाल पाता है या फिर ये स्थिति उसे और पीछे धकेल देती है। तो फिलहाल बेबस विपक्ष में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।